Hello everybody. So I welcome to all of you in the Pratik Sir online channel and today's topic is the constant in C language. ओके आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको अलग अलग टाइप के जो कांस्टेंट है वो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। कांस्टेंट्स मेनली काफ़ी सारे हैं जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल द कांस्टेंट्स इन डिटेल। साथ ही में बी विथ मी मैं आपको एंड्रॉइड ऐप देने वाला हूँ जिसमें आप सी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके बी विथ मी एट द एंड। ओके लास्ट में मैं आपको वो ऐप दिखाऊंगा और ऐप के अंदर किस तरह से काम करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके तो जिससे आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल में भी सी लैंग्वेज के हर एक प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके और कांस्टेंट भी काफी सारे इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमने कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में हैश डिफाइन करके आप कांस्टेंट बना सकते हैं। ओके मगर अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके जरूर रखिए क्योंकि मेरे वीडियो आते रहेंगे और आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट क्योंकि सेल्फ टेस्ट तो है ही टू चेक योर नॉलेज अबाउट दिस ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल देखने के बाद डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक है उससे आप सेल्फ टेस्ट देना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल ऑफ द कांस्टेंट ऑफ सी लैंग्वेज। Okay, so now let me see the one by one all the constants of C language. The constants अगर हम बात करें तो काफी सारे हैं जैसे कि constant है तो constant में we are going to check this numeric constant, backslash constant and character constant. Okay, and when we see the numeric constant again we get the detailing one is this integer and real are the numeric constant and single and string are the character constant. यानी कि न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी दो और है, इंटीजर है और रियल है, जबकि कैरेक्टर के अंदर भी दो और है, सिंगल एंड स्ट्रिंग। एंड वन मोर कांस्टेंट इज देयर दैट इज बैकस्लैश कांस्टेंट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और उसका यूज हमारे जनरली हर एक प्रोग्राम में होगा। ओके बी विथ मी हर एक कांस्टेंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से बनाएंगे, किसका क्या यूज है। ओके और अगर हम इंटीजर कांस्टेंट की बात करें तो आगे और एक लेवल आता है कि इंटीजर के अंदर भी डेसिमल इंटीजर नंबर होते हैं, ऑक्टल इंटीजर नंबर होते हैं और हेक्साडेसिमल इंटीजर नंबर होते हैं। ओके तो इतने हमको कांस्टेंट्स के बारे में आज हमको सीखना है। साथ ही में मैं आपको क्या देने वाला हूँ, एप्लीकेशन दूंगा जिससे आप सी लैंग्वेज का हर एक प्रोग्राम की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। बी विथ मी मैं प्रैक्टिकली हर एक चीज आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट कांस्टेंट विथ न्यूमेरिक। हम सबसे पहले न्यूमेरिक कांस्टेंट के स्टार्ट करेंगे। ओके numeric constant that store the numeric value is known as the numeric constant that you all know. The constant that store the numeric value is known as numeric constant. उसके अंदर हमको बात करनी होगी इंटीजर और रियल की, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज दो टाइप की हो सकती है, एक तो इंटीजर नंबर हो सकता है और एक रियल नंबर हो सकता है। ओके सो नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट द इंटीजर वन। इंटीजर कांस्टेंट refers to a whole number, and we have a three types of integer constant जैसे कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। ओके डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। सबसे पहले अगर रियल क्लास चल रहा होता और अगर आप मेरे सामने होते तो मैं एक क्वेश्चन जरूर स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीजर कांस्टेंट। और हर साल काफी सालों से ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ क्लास में एंड आई नेवर गेट एनी सेटिस्फाइड आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अगर मैं इंटीजर नंबर का एग्जांपल बोलूं तो आप क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर में आप क्या कंसीडर करते हो? यहाँ पे अगर आप तो मैं डेफिनेशन पूछता हूँ तो आप क्या आंसर देते हो कि सर एनी नेगेटिव नंबर, जीरो नंबर और पॉजिटिव नंबर हो तो एनी नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ऐसा हम नहीं कह सकते हम, ठीक है। वॉल नंबर वर्ड यूज करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे वॉल नंबर ये वर्ड यूज करना बहुत ही जरूरी है बिकॉज इंटीजर इज वॉल नंबर ओनली। पॉइंट वाला नंबर एक भी नहीं चलेगा। पॉइंट वाला नंबर किस में जाएगा, इज कंसिडर एज अ रियल नंबर। विदाउट पॉइंट जो भी रूटीन नंबर है, फुल नंबर, वॉल नंबर, उसी को हम इंटीजर कहते हैं एंड इट मे बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। थोड़ी सी मैथ्स की बात मैंने कर दी मगर ये जानना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि तीन टाइप के जो हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है जैसे कि डेसिमल। तो द नंबर सिस्टम दैट वी आर यूजिंग इज कॉल्ड
डेसिमल नंबर सिस्टम, ये भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट्स को, बट जनरली ऑल आर गिविंग द रॉन्ग आंसर। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि कौन सी नंबर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो आपको आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कौन सी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड व्हाई इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम? Okay, because the range of the decimal number system is 0 to 9. टोटल कितने डिजिट हुए? 10 डिजिट हुए। 10 मीन्स डेसिमल। तो जो नंबर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं हमारी रियल लाइफ में वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि हमारे द्वारा लिखा हुआ वट एवर द नंबर दैट वी आर गोइंग टू राइट इज मेड अप बाय यूजिंग 0 to 9 ओनली। ओके, एंड पॉजिटिव नंबर को कोई साइन हम नहीं देते और नेगेटिव नंबर को माइनस साइन देते हैं, एंड जीरो इज ऑल्सो कंसिडर। ओके, so decimal number system I think now is clear. Now we see the hexadecimal number. यहाँ पे साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं। हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल तो मैंने आपको बता दिया कितने हैं, 10। तो हेक्साडेसिमल ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात करें तो कितने हुए, 16। द रेंज ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 0 to 9। द रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज 0 to 9, मतलब ये 10 हो गए प्लस 6 और बाकी है। उसके लिए अल्फाबेट लेटर यूज होते हैं, कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स A to E, यानी कि ABCDEF यूज होता है। टोटल हो गए 16, 0 to 9 एंड कैपिटल A to E, ABCDEF 6 वो हो गए, टोटल 16 हुए, इसलिए उसको नाम कहा गया हेक्साडेसिमल। ओके, एंड 0 to 9 तो हो गया। अगर मैं 10 यूज करता तो प्रॉब्लम हो जाता, क्यों? क्योंकि 10 इज मेड अप बाय यूजिंग 1 and 0, 0 to 9 का ही हुआ, तो वो हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे 10 की जगह पे अल्फाबेट कैपिटल A, 11 की जगह पे कैपिटल B, 12 की जगह पे कैपिटल C, उसी तरह से 15 की जगह पे कैपिटल F का यूज होगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14 अगेन इज मेड अप बाय यूजिंग 0 to 9, इसलिए यहाँ पे A to F का यूज किया गया है और वो रिप्रेजेंट करते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 को। ओके, and the base value of hexadecimal number is 16 and the base value of decimal number is 10. ओके, अगर आपको थोड़ा बाइनरी कन्वर्जन देखना हो तो मेरी चैनल में, प्रतीक सर ऑनलाइन मेरी चैनल है, उसके अंदर मैंने बाइनरी कन्वर्जन भी स्टार्ट किया है। वन वीडियो इज ऑलरेडी देयर, द बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंप्यूटर फंडामेंटल में आता है। ठीक है, यानी कि जो काम आप डेसिमल नंबर सिस्टम से करते हो वही काम बाइनरी में सिखाने में मेरा उसके लिए रिलेटेड भी वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, और using this value the C will differentiate it for decimal number system by using OX and OX कैपिटल में, यानी कि कोई भी नंबर हो उसके पीछे OX डालने से हम मानते हैं कि वो नॉर्मल नंबर नहीं है। वो कौन सा नंबर हो जाएगा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑलवेज यूज OX एज अ प्रीफिक्स, यानी कि नंबर के आगे अगर OX आ गया तो समझ लो कि वो कौन सा नंबर है। अगर मैंने लिखा 12 और उसके आगे OX आ गया तो वो हो गया हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो उस तरह से यानी कि OX इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑक्टल। ऑक्टा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ 8, और इसीलिए ऑक्टोपस को ऑक्टोपस कहते हैं बिकॉज 8 लेग्स आर देयर। ओके, क्लियर? तो नेचुरली इसकी रेंज क्या होगी? 0 to 7। व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑक्टल नंबर? 0 to 7। अगर आप कोई ऑक्टल नंबर डाल रहे हो तो उसकी रेंज 0 से लेकर 7 का, यानी कि वो नंबर में यूज किया गया हर एक डिजिट 0 to 7 के बीच का ही होना चाहिए। ओके, एंड ऑक्टल नंबर इज प्रीफिक्स विथ O। ये O है, 0 नहीं है, O, यानी कि जो नंबर आपको ऑक्टल नंबर दिखाना है वो उसके आगे क्या करना है? ऑक्टल नंबर। नाउ इज योर एक्सरसाइज, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूं, आपको सोच के बताना है। ठीक है, इफ आई राइट लाइक दिस O18 इज ए वैलिड ऑक्टल नंबर और नॉट, वो आपको मुझे दिखाना है। ये O है, O। नाउ सपोज O ये वैलिड नंबर है कि नहीं है? वैलिड ऑक्टल नंबर। ओके, दैट यू फाइंड आउट। आगे O तो है ही है, आपको देखना ये है कि रेंज क्या है। ठीक है, ओके, सो दैट यू चेक योर सेल्फ। उसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल नंबर होगा तो क्या होगा? OX, और उसमें ऐसे अल्फाबेट्स भी यूज होंगे A B 9,
ये वैलिड है कि नहीं है वो आप चेक कर लेना। OX AB9। ओके, सो these are some examples that I am given, whether is valid or not that you check according to the explanation। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से आपको रेंज ही देखनी है, रेंज में है कि नहीं है सब कुछ। ओके, तो दिस इज द इंटीजर नंबर, इंटीजर कांस्टेंट, इन दैट वी चेक डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। नाउ वी गो अहेड एंड वी चेक द रियल कांस्टेंट, दैट मींस द नंबर विद अ फ्रैक्शनल पॉइंट, यानी कि पॉइंट वाले नंबर। द रियल कांस्टेंट्स रिफर टू द डेसिमल नंबर दैट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट। पॉइंट के पीछे भी कुछ होगा उसको हम कंसीडर करते हैं रियल में। तो ऐसे जो डिजिट होंगे वो रियल कांस्टेंट बना जाता है, जैसे कि 10.50 रियल नंबर भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ओके, दैट इज नॉट एन इश्यू, रियल नंबर भी नेगेटिव हो सकता है, आगे माइनस साइन आएगी, मगर पॉइंट वाले नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं और पूरे नंबर दैट मींस होल नंबर को हम कहते हैं इंटीजर नंबर। ओके, नाउ द न्यू पॉइंट इज द रियल कांस्टेंट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय साइंटिफिक फॉर्म। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। द साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड फॉर दैट and your scientific number is divided in two parts. One first part is the mantissa and the another part is the exponent. Okay, now what is थोड़े से साइंटिफिक नंबर्स के बारे में आप जान लो, क्योंकि आगे 11th-12th में भी ये साइंटिफिक नंबर्स आएंगे। थोड़ा सा मैथ सीख लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है हमारे लिए। तो एग्जांपल सपोज दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ऐसे भी नंबर्स आएंगे। दिस इज कॉल्ड ए साइंटिफिक नंबर। इस टाइप का जो भी नंबर आएगा उसको हम साइंटिफिक नंबर कहते हैं। तो ई से पहले यानी कि द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ई, दिस इज कॉल्ड मेंटिसा, उसको कहते हैं मेंटिसा। ओके, और ई के बाद का जो है वो एक्सपोनेंट, इसीलिए ई यूज किया है। द हियर एक्सपोनेंट इज 2 एंड द मेंटिसा इज 0.2575। ओके, एंड एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंट विद आइदर कैपिटल ई और स्मॉल ई। अंडरस्टैंड? तो दिस काइंड ऑफ साइंटिफिक नंबर इज आल्सो कंसीडर एज अ रियल कांस्टेंट। ऐसे साइंटिफिक नंबर आपको फ्यूचर में आएंगे। थोड़ा सा नॉलेज मुझे देना था तो मैंने आपको दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि मैंने कोई वर्ड यूज कर दिया और वो वर्ड के बारे में पता ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, so now we go ahead. I think real constant is clear. Now character constant. Character constant means as a name suggests it contains character, यानी कि उसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करेंगे। बट टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट, वन इज सिंगल एंड अनदर वन इज स्ट्रिंग। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। नाउ आई एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइप ऑफ कांस्टेंट। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है। A single character constant is represented by a single character with single inverted comma, single quote। हाँ, ठीक है, यानी कि हम एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको भी किसके अंदर लिखना है, सिंगल कोट के अंदर लिखना है। ओके, द एग्जांपल ऑफ द सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट आर, ये सब सही है। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि सर 1 लिखा है तो वो कैसे कैरेक्टर हो गया। अगर मैं नॉर्मल 1 लिखता तो वो डिजिट माना जाता है, बट हियर आई राइट 1 इनसाइड द सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो मतलब अगर आप डिजिट को भी सिंगल कोट के अंदर लिखोगे तो उसको कैरेक्टर ही कंसीडर किया जाएगा। एंड यू आर एबल टू राइट द सिंबल ऑल्सो। एंड ईच एंड एवरी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट ऑक्यूपाइड 1 बाइट इन ए मेमोरी, यानी कि हर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट 1 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। ओके, और हर एक सिंगल कैरेक्टर का कांस्टेंट का न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको कहते हैं आस्की वैल्यू। द फुल फॉर्म ऑफ आस्की इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना ही चाहिए आपको। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक कैरेक्टर का आस्की कोड होता है, आस्की न्यूमेरिकल डिजिट फॉर्म में होता है और उसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक कैरेक्टर को कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है उसके आस्की वैल्यू से। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। और एक बात, सिंगल कैरेक्टर एक कैरेक्टर को ही लेगा, सिंगल कोड के अंदर लिखना है और वो 1 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। नाउ वी सी द स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, इट डिनोट्स यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें एक कैरेक्टर नहीं होगा, यानी कि एक से ज्यादा कैरेक्टर, अगर आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर आपको लिखना हो तो स्ट्रिंग कैरेक्टर कहते हैं, यानी कि वर्ड और सेंटेंस इज कंसिडर एज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, is denoted by using the sequence of character and is enclosed with double inverted comma। डबल कोट से उसको लिखना है, यानी कि डबल कोट स्टार्ट करो, राइट योर वर्ड और सेंटेंस एंड क्लोज योर डबल कोट। अंडरस्टैंड? तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, सिंगल कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर, यहाँ पे एक से ज्यादा कैरेक्टर, एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर।
सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल कोट के अंदर लिखना है और स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर लिखना है. अनदर थिंग इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट ऑक्यूपाइड 1 बाइट इन ए मेमोरी, जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो मेमोरी में 2 बाइट लेगा. ओके, तो ये हो गए 3 डिफरेंस जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल दिए, सी लैंग्वेज, बाय. ओके, यहाँ पे व्हाट यू थिंक अबाउट दिस बी, है तो एक ही कैरेक्टर, तो 1 बाइट ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो 2 बाइट ही ऑक्यूपाई करेगा. क्यों? लॉजिक लगाओ, क्योंकि उसको मैंने लिखा है डबल कोट के अंदर. डबल कोट के अंदर लिखा तो वो सिंगल कैरेक्टर नहीं रहा, वो हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, भले ही आपने लिखा हो उसके अंदर एक ही अल्फाबेट. तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है. और स्ट्रिंग कांस्टेंट का कोई आस्की वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्ट्रिंग कांस्टेंट का. यहाँ पे मैंने आपको वही लिखा है. एक और चीज जो आपको मैं बताऊंगा वो है स्ट्रिंग इन सी आर एंडेड बाय एडिंग बैकस्लैश 0 एंड नल कैरेक्टर. यानी कि आपको एक कैरेक्टर लिख रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो, तो सी लैंग्वेज जो है वो हर सेंटेंस के पीछे, हर पैराग्राफ के लास्ट में बैकस्लैश 0 ऐड कर देता है, जिसको कहते हैं नल कैरेक्टर. नल मीन्स एम्प्टी, पानी वाला नल नहीं. ठीक है, नल मीन्स एम्प्टी. तो जिसको देखकर सी लैंग्वेज को पता चल जाता है कि हियर इज द एंड ऑफ स्ट्रिंग. यहाँ पे कैरेक्टर्स के एंड है, पैराग्राफ का एंड है, स्ट्रिंग का एंड है. वो सी लैंग्वेज खुद एड करता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो आई थिंक कैरेक्टर कांस्टेंट इज आल्सो क्लियर. नाउ वी सी द बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट जो मैंने आपको कहा था. ओके, व्हाई इज कॉल्ड अ बैक, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखना, आपको मैं प्रैक्टिकली भी आज बताने वाला हूँ. आपको बी विथ मी, मैं आपको ऐप भी दूंगा और ऐप में काम कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा. वेरी इजी. ओके, लाइफ को इजी बनाना वही हमारा काम है. व्हाट इज द जॉब ऑफ द टीचर? टू मेक एवरीथिंग इजी फॉर यू. एनी डाउट इज देयर, पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप. सेल्फ टेस्ट तो देनी ही देनी है. ओके, मगर सेल्फ टेस्ट देने के बाद लाइक करके कमेंट पोस्ट करना मत भूलना. ठीक है, और उसी में मैं आपको रिप्लाई दूंगा. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि मेरे तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, हर रोज के एक मान के चलो. ठीक है, सभी के सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. सो सी प्रोवाइड्स अ स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट दैट यूजेस 2 कैरेक्टर. ये ऐसे कैरेक्टर कांस्टेंट है जो इसमें एक कैरेक्टर भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, 2 कैरेक्टर का यूज होता है. कितना है? 2. इट यूजेस 2 कैरेक्टर. वन इज बैकस्लैश कैरेक्टर, 2 में से एक बैकस्लैश होगा और दूसरा होगा, इसलिए उसको बैकस्लैश कैरेक्टर कहते हैं. और ऐसे कांस्टेंट को बैकस्लैश कैरेक्टर भी कहते हैं, यहाँ तो एस्केप सीक्वेंसेस भी कहते हैं. सपोज इफ यू आर इन द बीसीए एंड एमसीए, तो आपको पता होगा कि बैकस्लैश कैरेक्टर की पूरी शॉर्ट नोट आती है एग्जाम में. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न द स्मॉल थिंग्स. आप कोई छोटी चीजें नहीं सीख रहे हैं. ये सी लैंग्वेज लाइफ में एक बार तो आपको सामना करना ही करना है, आप वेदर यू आर इन द स्कूल लेवल और इन द कॉलेज लेवल. ओके, और सीखनी चाहिए बिकॉज इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस. तो उसको बैकस्लैश कैरेक्टर भी कहते हैं और एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं. And why is known as a backslash character? Because the starting of each and every backslash character constant is with backslash character. उसका फर्स्ट कैरेक्टर बैकस्लैश ही होता है. And why is called escape sequence? Because the result of this character is a white space, यानी कि रिजल्ट आपको दिखने वाला नहीं है, उस रिजल्ट इज ब्लैंक. ये बैकस्लैश कैरेक्टर जो मैं आपको अभी मैं टेबल बताऊंगा, दिखाऊंगा, वो सभी के सभी कैरेक्टर का रिजल्ट ब्लैंक आने आता है, और इसलिए उसको एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं. ठीक है, एंड बैकस्लैश कैरेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि हर कैरेक्टर की शुरुआत बैकस्लैश से ही होती है. ओके, नाउ वी सी सम बैकस्लैश कैरेक्टर्स. ओके, बैकस्लैश 0, यहाँ पे मैं भूल गया ये लिखना. बैकस्लैश 0 इज यूज्ड टू इंसर्टिंग ए नल वैल्यू. उसका आस्की वैल्यू भी है 0. यहाँ पे आस्की वैल्यू दी हुई है मैंने सबकी. बैकस्लैश 0 इज यूज्ड फॉर, ये 0 है वो नहीं है, 0 इंसर्टिंग ए नल वैल्यू. बैकस्लैश ए फॉर ऑडिबल अलर्ट. आप बैकस्लैश ए यूज करेंगे तो अलर्ट साउंड आएगा, उसका यूज जनरली हम नहीं करेंगे. बैकस्लैश बी फॉर बैकस्पेस का यूज होगा. बैकस्लैश टी का हम यूज करेंगे टू पुट ए हॉरिजॉन्टल टैब. आपके कीबोर्ड में टैब की प्रेस करने पर कितनी स्पेस छूटती है, वही काम यहाँ पे बैकस्लैश टी करने वाला है सी लैंग्वेज में. बैकस्लैश एन का भी यूज हम करेंगे फॉर न्यू लाइन. जहां पे आपका कर्सर होगा वहां पे अगर आपने बैकस्लैश एन डाल दिया तो कर्सर कहां पे आ जाएगा? न्यू लाइन में. तो उसका भी यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि टू प्रिंट एनीथिंग इन ए न्यू लाइन फर्स्ट वी वांट टू ब्रेक ए लाइन बाय यूजिंग बैकस्लैश एन. देन वर्टिकल टैब बैकस्लैश वी, उसका यूज जनरली नहीं होगा. बैकस्लैश एफ फॉर ए फॉर्म फीड, यानी कि एक पेज में से डायरेक्ट
दूसरे पेज में जंप लगाने के लिए \f \r for carriage return wherever you are you directly jump in the beginning of the sentence. आप डायरेक्टली कैरेक्टर के शुरुआत में जंप लगाओगे, बिगिनिंग ऑफ द कैरेक्टर जंप लगाओगे. अगर आपको डबल कोट प्रिंट करना हो तो बैकस्लैश डबल कोट, सिंगल कोट प्रिंट करना हो तो बैकस्लैश सिंगल कोट, क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना हो तो बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क, और बैकस्लैश से प्रिंट करना हो तो बैकस्लैश बैकस्लैश. तो ये सभी के सभी कैरेक्टर बैकस्लैश कैरेक्टर माना जाता है. इनमें से एस्केप सीक्वेंस अगर माना जाए तो एस्केप सीक्वेंस इतने ही है. ठीक है, ये इनमें से कोई भी कैरेक्टर आप प्रेस करोगे, यूज करोगे तो उसका रिजल्ट ब्लैंक आएगा, इसलिए ये इसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं. ये डबल कोट सिंगल कोट तो प्रिंट होगा, इसलिए वो एस्केप सीक्वेंस में नहीं आ जाएंगे. उसको बैकस्लैश कैरेक्टर कहेंगे. क्यों? क्योंकि उसके शुरुआत बैकस्लैश से करनी है हम. ठीक है, सो most probably we are using this two \t and \n. Okay, now we see the process of C language. और उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल. पहले हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ सी प्रोग्राम, कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है. ओके, द होल प्रोसेस. ओके, सबसे पहले बाय यूजिंग एनी वन एडिटर वी नीड टू टाइप द प्रोग्राम. हमको कोई एक एडिटर का यूज करना होगा और उसके अंदर हमको सी लैंग्वेज का प्रोग्राम टाइप करना है. इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से. ओके, और सी लैंग्वेज का खुद का भी इनबिल्ट एडिटर है, और यहाँ पे मैं ऐप दूंगा, उसमें भी उसका खुद का एडिटर होगा, उसमें हम टाइप करेंगे. एंड वट एवर वी टाइप, हम जो टाइप करके प्रोग्राम रेडी करेंगे उसको कहते हैं सोर्स कोड, और उसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज फाइल? डॉट सी. डॉट सी यानी कि फाइल के नाम के पीछे आपको क्या लिखना पड़ेगा? डॉट सी. ठीक है, डॉट सी एक्सटेंशन है. यानी कि हम जो फाइल लिखेंगे एडिटर के अंदर उसको हम सेव करेंगे, वो सोर्स कोड बनेगा, और सोर्स कोड का एक्सटेंशन होगा डॉट सी. उसके बाद देयर इज अ यूज ऑफ ट्रांसलेटर. जैसे कि हमने कहा था वी नीड टू कंपाइल इट, हमारी लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वी नीड अ ट्रांसलेटर, एंड आफ्टर ट्रांसलेटिंग यानी कि आफ्टर कंपाइलिंग वन मोर फाइल इज जनरेटेड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, और उसका एक्सटेंशन है डॉट obj. उसका एक्सटेंशन है डॉट obj. ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड इज द डॉट obj. और ऑब्जेक्ट कोड हमको कब मिलेगा? आफ्टर ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम. सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के बाद, कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा. उसके बाद जो भी लाइब्रेरी फाइल्स हमने ऐड की है, डॉट h एक्सटेंशन हेडर फाइल. मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज नहीं चेक किया है तो मेरा ट्यूटोरियल देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, उसमें मैंने लाइब्रेरी फाइल एक्सप्लेन की है हेडर वाली. तो लाइब्रेरी फाइल को सबको लिंक करना पड़ेगा. तो व्हाट इज द जॉब ऑफ लिंकर? इज अ प्रोग्राम. हाँ, वो एक प्रोग्राम है, वो सभी के सभी लाइब्रेरी फाइल्स को एक ही फाइल के अंदर रख देगा. वो होगी अलग अलग जगह पे, सबको अलग अलग जगह से लेकर एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, कंबाइन कर देगा, और उसके बाद एक और फाइल जनरेट होगी, वो है एग्जीक्यूटेबल फाइल, और उसका एक्सटेंशन तो आपको पता है डॉट ई एक्स and e. The extension of the executable file is .exe. ओके, यानी कि एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम आपको तीन फाइल बनाएगा. एक डॉट सी जो हमने बनाई है सोर्स कोड, दूसरा ऑब्जेक्ट कोड जो कंपाइलर बनाएगा, तीसरा एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe जो लिंकर बनाएगा, और लास्ट में लोडर इज द प्रोग्राम टू लोड द प्रोग्राम इन ए मेमोरी, एंड फाइनली यू गेट द आउटपुट. तो दिस आर द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस, फुल प्रोसेस है यहाँ पे. ये जानना जरूरी है. एडिटर यानी कि हम सी प्रोग्राम लिखेंगे, सोर्स कोड बनेगा, और वो सेव करते वक्त डॉट सी लिखना है, फिर कंपाइल करना है, ट्रांसलेट करना है, तो कंपाइलर एक और फाइल बनाएगा ऑब्जेक्ट कोड जिसका एक्सटेंशन है डॉट obj. फिर लिंकर जो है वो सभी लाइब्रेरी फाइल को एक ही प्रोग्राम के अंदर रख देगा, और एक तीसरी और आखिरी फाइल बनाएगा, और मेन फाइल बनाएगा, वो है एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसका एक्सटेंशन है डॉट exe, एंड एट लास्ट लोडर लोड द प्रोग्राम इन ए मेमोरी. तो ये होगी प्रोसेस ऑफ द सी लैंग्वेज. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन फॉर द प्रैक्टिकल वर्क. बी विथ मी, मैं आपको एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं, एंड लेट वी सी द एप्लीकेशन. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ. ठीक है, और वो एप्लीकेशन का नाम है कोडिंग सी. गूगल प्ले स्टोर में आप उसको
डाउनलोड कर देना। मैं आपको जस्ट एकदम सिंपल है, ठीक है, मेरे से भी ज्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना भाई। ठीक है, तो कोडिंग सी नाम का जो है वो आपको प्रोग्राम जो है गूगल प्ले स्टोर में सबको मिल जाएगा, वो आपको इंस्टॉल कर देना। हियर आई एम गोइंग टू ओपन, वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा सेटिंग करना नहीं है। ये सब चीजें तो पहले से ही लिखी हुई आएगी यहाँ पे, पहले से ही लिखी हुई मिलेगी आपको। इंक्लूड हेडर फाइल तो चाहिए ही चाहिए ना, क्यों? हेडर फाइल यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल का नाम है, और एक्सटेंशन .h आ गया। std का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, और आयो मतलब इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो भी फंक्शन हो गए, मेथड होगी, स्टेटमेंट होगा, वो सब stdio के अंदर है। और मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए, वो है प्रिंट एप। ओके, printf is a statement, is a method through which we are able to print anything on the screen of the C language। C language में कुछ भी प्रिंट करना हो तो आपको printf स्टेटमेंट यूज करना है, सिंपल। तो वो किसके अंदर है? stdio के अंदर है। और आपको पता है कि आपका मेन प्रोग्राम शुरू कहां से होता है? मेन फंक्शन से शुरू होता है, इसलिए मेन फंक्शन यहाँ पे लिखा है int स्पेस मेन। ओके, और उसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसके बीच में ही आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे वेलकम टू सी लैंग्वेज लिखा है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे उसमें, उसको ये प्रोग्राम लिखने के बाद अगर उसको रिजल्ट देखना हो तो यू जस्ट क्लिक ऑन द रन। किसके ऊपर आपको क्लिक करना है? रन। तो आपको रिजल्ट मिल गया, देखो आ गया, वेलकम टू सी लैंग्वेज। ओके, प्रेस एंटर की आप प्रेस करना है, आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दो तो वापस अपने प्रोग्राम में आ गए। अगर आपने कोई एरर की है, जैसे कि थोड़ा सा कंसेप्ट में आपको बता दूंगा, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज मस्ट एंड विद सेमीकोलन, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन हटा दूं तो एरर आ जाएगी। देखो मैं सेमीकोलन हटा देता हूं यहाँ से, ये ध्यान रखना। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट का हर एक स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से एंड होता है। मैंने निकाल दिया और अभी मैं रन से कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एरर आ गई, क्या आ गया? लिखा हुआ है क्लियरली, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, है पूरी एरर। ओके कर दो, कहां पे एरर है वो भी बताया और क्या एरर है वो भी बताया क्लियरली। पढ़ने की आदत डालो। इफ यू आर गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली देन यू नेवर मेक ए मिस्टेक। ओके, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सेमीकोलन चाहिए, कहां पे एक्सपेक्ट कर रहा है वो? रिटर्न से पहले, या रिटर्न तो यहाँ पे आ गया, उससे पहले, यानी कि ये जगह पे मैं वापस सेमीकोलन कर रहा हूं। यहाँ पे नीचे कुछ सिंबल्स ऑटोमेटिक दिए गए हैं, तो आपको उसके लिए कीबोर्ड ओपन करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली प्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे इसको। ठीक है, आ गया, 2 बार हो गए थे, ये कलर पैकेट बंद हो गया मेरे से। ओके, बेटर आई टेक इट फ्रॉम द, और यहाँ पे 2 बार सेमीकोलन हो गया, वो भी नहीं चलेगा, एक ही बार चाहिए। नाउ अगेन यू सी रन योर प्रोग्राम, आ गया। ओके, एंटर की प्रेस करो कीबोर्ड से। सो दिस वे, ओके, प्रिंट ऐप किस तरह से वर्क करता है? प्रिंट ऐप में राउंड ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट के अंदर आपको जो भी प्रिंट करना है, जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा मैंने कुछ लिखा, ठीक है पीछे भी। ओके, प्रिंट ऐप, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करो, डबल कोट स्टार्ट करो, अपना मैसेज लिखो, डबल कोट बंद करो, राउंड ब्रैकेट बंद करो और सेमीकोलन। इस तरह से प्रिंट ऐप को लिखा जाता है। रन द प्रोग्राम, बस और कुछ नहीं करना, आ गया। सी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको लगेगा कि इस ऐसे काम के लिए थोड़ा प्रोग्राम होता है, ये तो जस्ट बिगिनिंग, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ये ऐप के बारे में। ओके, ये रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ट्राई करते हैं, हम देखते हैं। रन, चला ना? रिटर्न 0 इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो अगर आप निकाल भी दो तो भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे INT मेन के आगे INT लिखा है, वो भी निकाल दो चलेगा, एरर नहीं आएगी। क्लियर? ये तो ऐप में बाय डिफॉल्ट आपके लिए सब कुछ दिया है, इसलिए ये दिया है। वो था रिटर्न वैल्यू, उसके बारे में मैं डिटेलिंग में आपको दिखाऊंगा। ओके, मैंने आपको कमेंट दिखाई थी, कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पे आगे मुझे अगर कुछ लिखना है, सपोज फर्स्ट लाइन में देखो, मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विथ स्लैश स्टार। ओके, मैं कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, और एंड्स विथ
स्टार स्लैश, देखो कमेंट अपने आप कलर चेंज हो गया। अभी यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट मुझे कुछ लिखनी है, तो सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विथ डबल स्लैश साइन, सिंगल लाइन कमेंट। देखो ये मैंने जो भी कुछ लिखा है वो कुछ प्रिंट होने वाला नहीं है। मैं रन कर रहा हूँ, देखो मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और वो लाइन हमारे लिए सी लैंग्वेज का कुछ लेना देना नहीं है, बाकी की लाइन आ गई। अगर मैं यहाँ पे डबल स्लैश करना भूल गया और मैं रन कर रहा हूं तो देखो इतनी सारी एरर आ गई। ओके, तो अननेसेसरी लाइन यानी जो लाइन सिर्फ आपके लिए है उसको कमेंट में ही लिखना है, और उसके आगे क्या करना है, डबल स्लैश लाइन फॉर सिंगल लाइन कमेंट, और ज्यादा लाइन की है तो स्लैश स्टार से स्टार्ट करो, स्टार स्लैश से क्लोज करो। So I hope it's very interesting, and now I want your practical work also in my Telegram group. Telegram group for class, okay, आपको पता है उसमें आपको मुझे ये प्रैक्टिकल वर्क करके भेजना है, कंपलसरी है, और सेल्फ टेस्ट तो देनी ही देनी है, लाइक करके कमेंट तो पोस्ट करनी है आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, do it your practical work and theory work and the self test and give me the result. Thank you.